नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज अपनी सेकंड बुक जिसका नाम है भारत की खोज। तो इस बुक को हम काफी समय से पढ़ रहे हैं और आपको पता है ये बुक लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो जैसे कि आप सभी को पता है इस बुक में हम भारत की खोज यानी कि भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने भारत के लगभग संपूर्ण इतिहास को यहाँ पर पढ़ लिया है और काफी सारी चीजें और शेष हैं इस बुक में पढ़ने के लिए। तो हमें हमारा यहाँ पर 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है युगों का दौर और काफी सेशन से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। काफी लेंदी है यानी कि लगभग जितनी चीजें हैं हमारी हिस्ट्री हमारे इतिहास से जुड़ी हुई वो हमने यहाँ पर पढ़ी थी। तो भारत में जो लास्ट हमने इस सब्जेक्ट इस चैप्टर का जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था भारत में अंक गणित का यानी कि गणित के विज्ञान का कैसे विकास हुआ, जिसमें हमने अंक गणित कैसे, बीज गणित कैसे और ये सारी चीजें ज्यामिति को कैसे हमने समझा और कैसे उसका हम प्रयोग करते थे, वो सारी चीजें हमने आगे यहाँ पर पढ़ी। और आज हम यहाँ पर इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है विकास और ह्रास, यानी कि जितना जितना विकास होता गया उतना उतना क्या होता गया, ह्रास भी होता गया, यानी कि चीजें खत्म भी होती गई। क्यों खत्म होती गई? क्योंकि जो टाइम था उस टाइम पे हमारे देश पर जो हमारा देश का आपका ऊपर का जो हिस्सा था यानी कि जो आपका उत्तर का जो भाग था वहां पर बहुत एक तरह से आक्रमण हो रहे थे, नए नए आक्रमणकारी आ रहे थे और नए नए तरीकों से वहां पर जो है लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ वहां पर आकर रुक जा रहे थे, रह जा रहे थे। तो किस तरह से विकास भी धीरे-धीरे होता रहा और कुछ चीज़ों का ह्रास भी होता रहा, वो आज हमारा यहाँ पर लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। उसके बाद देखिए हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और मैं आशा करती हूँ कि आप साथ-साथ में इसको घर पर पढ़ रहे होंगे। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने यहाँ पर प्राचीन भारत में गणित शास्त्र के बारे में जाना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया लास्ट सेशन में कि किस तरह से जो हमारा आधुनिक गणित है यानी कि जो आधुनिक हमारा मैथ्स है इसकी जो एक नींव थी वो किस तरह से भारत में ही पड़ी। और देखिए सबसे मेन चीज जो शून्य की किस तरह से खोज हुई और किस तरह से फिर उसको एक संख्या के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी। और किस तरह से मैंने आपको ये बताया कि जो अंक गणित में जो अंकों के जो चिन्ह होते थे वो किस तरह से एक तरह से अलग अलग जो देश थे वहां पर वो अलग अलग तरह से लिखे जाते थे, अलग अलग तरह से प्रयोग किए जाते थे। तो देखिए आधुनिक अंक गणित और बीज गणित की नींव जो है भारत में ही पड़ी। गिनती के चौखटे को इस्तेमाल करने की फूहड़ पद्धति रोमन और उस तरह की संख्याओं के इस्तेमाल ने बहुत समय तक प्रगति में बाधा डाली। यानी कि एक जो तब तक चल रही थी, ठीक है, तब तक जो चल रही थी पद्धति कि इस तरह से काउंट किया जाए, इस तरह से गिनती की जाए, इस तरह से हिसाब रखा जाए, जो फूहड़ पद्धति चल रही थी और साथ में रोमन, ठीक है, जो रोमन पद्धति चल रही थी उसने संख्याओं के इस्तेमाल में बहुत समय तक जो है उनकी प्रगति में उनके विकास में बहुत टाइम तक उन्होंने बाधा डाली। तो देखिए जब शून्यांक मिलाकर 10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धि को इन बाधाओं से बहुत पहले मुक्त कर दिया था और अंकों के व्यवहार पर अत्यधिक प्रकाश डाला था। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया, जब शून्यांक को मिलाकर, ठीक है, जो शून्यांक है हमारा, ठीक है, शून्यांक कैसे आप एक बार देखिए बात हुई वो कहाँ से हुई, जीरो से, शून्य से, ठीक है, शून्यांक 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, इस तरह से ये पूरे 10 अंक यहाँ पर हुए हैं शून्यांक को मिलाकर, ठीक है, इस जीरो को मिलाकर, इस शून्य को मिलाकर ये जो पूरे 10 अंक हैं। इससे पहले क्या थी, जो काउंट करने की, जो जोड़ने की या हिसाब करने की जो पद्धति थी वो एक बहुत ही पुरानी पद्धति थी, बहुत ही ज्यादा फूहड़ पद्धति थी और उसको
वो वही इन सब चीजों में इसके विकास में बाधा डाल रही थी। ठीक है, तो जब ये शून्यांक मिलाकर 10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की जो बुद्धि है को इन बाधाओं से मुक्त किया, तो ये अंक चिन्ह जो थे वो बहुत ही ज्यादा बेजोड़ थे। बहुत बढ़िया ये उस टाइम पे हिसाब करने के लिए बहुत बढ़िया चीज उस टाइम पे मिल चुकी थी। तो ये अंक चिन्ह जो है बहुत ही बेजोड़ थे और एक दूसरे देशों में प्रयोग किए जाने वाले तमाम चिन्हों से एकदम भिन्न थे। यानी कि जो बाकी देशों में जो एक तरह से प्रयोग किए जा रहे हैं उन तमाम चिन्हों से ये क्या थे, भिन्न थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। और उसके बाद हमने भारत में जो ज्यामिति, ठीक है, भारत की ज्यामिति के बारे में, अंक गणित का जो प्रारंभ बहुत प्राचीन काल से ही हो गया था। और देखिए ये तो नंबर्स उस टाइम पे निकाले थे, संख्याएं उस टाइम पे निकाली थी, लेकिन ये जो ज्यामिति है इसका जो आरंभ, इसकी जो शुरुआत थी, तो जैसे मैंने आपको बताया, जो हम एक तरह से आपने देखा होगा पूजा पाठ में, आपने ध्यान दिया होगा पूजा पाठ जब इस तरह की जो षटकोण आपने देखा होगा, ये पूजा पाठ में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह हैं। ठीक है, त्रिकोण का भी प्रयोग किया जाता है और षटकोण का भी प्रयोग किया जाता है। षट यानी कि जिसमें 6 कोण हो, त्रिकोण यानी कि 3 कोण हो। ठीक है, इस तरह की जो ज्यामिति है उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप जैसे यहाँ पर देखिए हिंदू जो संस्कार होते हैं उसमें आमतौर पर ज्यामितिक आकृतियां अब भी काम में लाई जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि त्रिकोण, षटकोण, और जो यंत्र होता है माता का, आपने देखा होगा जो लक्ष्मी माता का यंत्र होता है, या और भी बहुत सारी चीजें जो होती हैं, तो उसमें क्या होता है, त्रिकोण, षटकोण, इस तरह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो भारत में ज्यामिति का विकास अवश्य हुआ, पर इस क्षेत्र में यूनान और सिकंदरिया आगे बढ़ गया। देखिए विकास तो जरूर हुआ भारत में, लेकिन भारत के अलावा यूनान और सिकंदरिया, ये 2 देश जो थे वो काफी आगे बढ़ गए थे ज्यामिति में। ठीक है, लेकिन भारत हमेशा अंक गणित और बीज गणित में आगे बना रहा। और अंक गणित यानी कि जो नंबर्स यानी कि संख्याओं वाली जो बात है, और देखिए जिसे शून्य, एक टाइम पे जिसे शून्य यानी कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, तो बाद में उसने फिर एक छोटे से वृत्त का रूप धारण कर लिया इस तरह से। ठीक है, तो ये हम शून्य, अब देखिए ये धीरे धीरे क्या हुआ, जब चीजें जैसे आगे बढ़ते गए, अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि 0 से लेकर 9 तक की हमने संख्या यानी कि 10 अंकों को हमने गिना था। लेकिन बाद में देखिए कैसे आगे बढ़ा, फिर हमने 0 के आगे 1 लगा दिया, ये 10 हो गया, फिर हमने 1 1 किया, ये 11 हो गया, फिर हमने 1 2 किया, ये 12 हो गया, फिर हमने 1 3 किया, ये 13 हो गया, 1 4 किया, ये 14 हो गया। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता गया। तो ये जो एक बार में जो टाइम पे ये आपका शून्य था, जिसको शून्य यानी कि कुछ नहीं समझा जाता था, जहां से शुरू होती थी चीजें, उसने बाद में एक वृत्त का रूप धारण कर लिया, एक छोटे से सर्कल का रूप धारण कर लिया, और जिसको हमने 0 यानी कि शून्य कहा। क्या कहा? 0 यानी कि शून्य जिसको हमने कहा, इससे हमने इसको जाना। ठीक है, तो ये हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा। और देखिए इसमें इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ क्योंकि इतना जो पार्ट है ना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैथ्स में कैसे शुरुआत हुई, शून्य की खोज कैसे हुई, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद देखिए शून्य, जिससे कि देखिए बाद में जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे जिसने शून्य पर लागू होने वाले नियम निश्चित किए, अब उन्होंने क्या किया, शून्य पर जो लागू होते थे वो नियम निश्चित किए, और इसने एक उल्लेखनीय प्रगति की। जैसे क्या नियम लागू हुआ, तो अगर 2 जो है वो इस तरफ को लिखा जाए और शून्य इस तरफ को लिखा जाए तो ये 20 हो जाएगा। लेकिन अगर 0 इस तरफ से लिखा जाए, 2 इस तरफ लिखा जाए, तो ये केवल 2 माना जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसी तरफ से 40 अगर लिखना है, 40, ठीक है, तो ये 40 माना जाएगा। लेकिन अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो केवल 0 माना जाएगा, 4 माना जाएगा। ठीक है, और जैसे हम 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 ही बचेगा। लेकिन अगर आपका 0 में से आपको 4 माइनस करना होगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक बार देखेंगे यहाँ से कोई आपका कुछ आ तो नहीं रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको आगे कंटिन्यू। ठीक
तो इस तरह से ये सारी चीजें आपने देखी। और अंक गणित, तो यहीं से क्या हुआ, जो महान खगोल शास्त्री थे उन्होंने क्या किया, बीज गणित और अंक गणित पर क्रमशः 3 ग्रंथ भी लिखे। ठीक है, उन्होंने, जो ब्रह्मपुत्र थे, उन्होंने बीज गणित और अंक गणित पर 3 जो है ग्रंथ भी लिखे। और जो अंक गणित की उनकी पुस्तक थी उसका नाम लीलावती भी रखा था। और देखिए, क्योंकि किसी भी गणित की पुस्तक का नाम स्त्री के नाम पे हो, ये एक तरह से थोड़ा सा विचित्र था, थोड़ा सा अटपटा लगने वाला था। लेकिन ये विश्वास किया जाता है कि लीलावती जो थी वो भास्कर की पुत्री थी, गो कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और पुस्तक की शैली सरल और स्पष्ट है, छोटी उम्र के लोगों के समझने के लिए भी ये पुस्तक उपयुक्त है। और एक तरह से इस पुस्तक का संस्कृत विद्यालयों में अब तक कुछ हद तक अपनी शैली के कारण इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्लियर हुआ। उसके बाद हमने 8वीं शताब्दी में खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल, जो कि 753 से 774 तक भारतीय विद्वान बगदाद गए और अपने साथ जिन पुस्तकों को लेकर आए उनमें खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तकें थी। उन्होंने अरबी जगत में गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया और वहां भारतीय अंक प्रचलित हुए। बगदाद उस समय विद्या अध्ययन का एक बहुत बड़ा केंद्र था और यूनानी और यहूदी विद्वान वहां एकत्रित होकर यूनान दर्शन और ज्यामिति और विज्ञान ले गए थे। मध्य एशिया से स्पेन तक सारी इस्लामी दुनिया पर बगदाद की जो संस्कृति है उसका प्रभाव था। और देखिए, दुनिया पर बगदाद की संस्कृति का प्रभाव महसूस किया जा रहा था और अरबी अनुवादों के माध्यम से भारतीय गणित का ज्ञान व्यापक क्षेत्र में फैल गया था। ठीक है, तो इस तरह से हमने गणित के बारे में यहाँ पर पढ़ा और अरबी जगत से ये नया गणित संभवतः स्पेन के मूल विश्वविद्यालयों के माध्यम से यूरोपीय देश में पहुंचा होगा और यूरोप में इन नए अंकों का विरोध हुआ और इनके आम तौर पर प्रचलन में कई 100 वर्ष लग गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि यूरोप में जो नए अंक दिए थे, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो नए अंक दिए थे यूरोप में इनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, क्योंकि एक तरह से लोगों को पुरानी पद्धतियों से काम करने की आदत हो गई थी। पुरानी पद्धतियों को वो विश्वसनीय मानते थे, पुरानी पद्धतियों को एक तरह से नया मानते थे। तो इनके आम तौर पर प्रचलन में कई वर्ष लग गए, यानी कि इनका जो आम तौर से प्रचलन होता है उसमें बहुत वर्ष लग गए। और इनका सबसे पहला प्रयोग जिसकी जानकारी मिलती है वो 1134 ईस्वी में सिसिली के एक सिक्के में हुआ था। ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग 1490 में हुआ। ठीक है, किसका प्रयोग? ये जो नंबर्स थे, ठीक है, जो ये संख्याएं जो संख्याएं खोजी गई, इनके बारे में बताया गया है। आगे देखिए, विकास और ह्रास। ठीक है, विकास और ह्रास के बारे में बताया है। ईसवी सन के पहले हजारों वर्षों में भारत में आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि ईसवी सन से हजारों साल पहले की ये बात है कि भारत में जो आक्रमणकारी तत्व और आंतरिक झगड़े थे उससे बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। और एक तरह से फिर भी ये जो समय था, क्योंकि उस टाइम पे देश में काफी ऊर्जा थी लोगों में। ठीक है, लोगों को क्या करना था, प्रचार प्रसार करना था। तो उसके लिए काफी सारी जो है ऊर्जा थी। तो वो कहते हैं फिर भी यह समय ऊर्जा से उफनता और सभी दिशाओं में अपना प्रसार करते हुए, ठीक है, ऊर्जा से उफनता और सभी दिशाओं में अपना प्रसार करते हुए कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का समय रहा था। यानी कि लोग मतलब आगे बढ़ना चाहते थे, लोग बदलाव चाहते थे, लोग चेंज चाहते थे और इसी तरह से बहुत सारी एनर्जी थी सबके अंदर और सब उसके लिए मेहनत करना चाहते थे। और लगातार क्योंकि आक्रमण हो रहे थे, बहुत सारे आक्रमणकारी तत्व थे, आंतरिक झगड़े चल रहे थे, तो इस कारण से काफी जो है एनर्जी लोगों में थी।
तो राष्ट्रीय जीवन का समय रहा ईरान, चीन, यूनान, जगत मध्य एशिया से उसका संपर्क बढ़ता रहा और धीरे-धीरे जो है ईरान से, चीन से, यूनान से और मध्य एशिया से संपर्क बढ़ता रहा और इन सब चीज़ों से बढ़कर जो है पूर्वी समुद्रों की ओर बढ़ने की शक्तिशाली प्रेरणा पैदा हो गई। पूर्वी समुद्र जो है, उनकी तरफ बढ़ने की एक शक्तिशाली प्रेरणा उनके अंदर जो है पैदा हो रही थी। वो नई-नई चीज़ें जो है देख रहे थे। तो शक्तिशाली प्रेरणा पैदा होती है, परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेशों की स्थापना परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेशों की स्थापना और भारतीय सीमाओं को पार कर दूर-दूर तक भारतीय संस्कृति का प्रसार होता होता है और इस टाइम पे क्या होता है, भारतीय सीमाओं को पार करके दूर-दूर तक जो है भारतीय संस्कृति का जो है प्रसार होता है और हज़ारों वर्षों के बीच के समय में यानी कि जो हज़ारों वर्षों के बीच का जो ये समय था, इसमें क्या होता है कि जो चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर छठी शताब्दी तक जो गुप्त साम्राज्य था, वो समृद्ध होता है धीरे-धीरे, ठीक है? चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य धीरे-धीरे समृद्ध होता है और यह जो गुप्त साम्राज्य जब समृद्ध होता है, तो यह भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। देखिए, चौथी शताब्दी से लेके छठी शताब्दी जो थी, ध्यान दीजिएगा कि अब भारत का स्वर्ण युग कौन-सा कहलाता है, इस तरह का जो आपका प्रश्न होगा। तो चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी यानी कि जो चंद्रगुप्त जो एक तरह से गुप्त साम्राज्य जो था वो धीरे-धीरे क्या हो रहा था समृद्ध हो रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था, फल-फूल रहा था। तो इसी को क्या कहा इस स्वर्ण युग कहा गया और इस युग के सांस्कृतिक साहित्य में एक प्रकार की प्रशांति यानी कि जो सांस्कृतिक साहित्य है उसमें एक प्रकार की प्रशांति, आत्मविश्वास, आत्माभिमान की दीप्ति और उमंग दिखाई पड़ती है। यानी कि इसको स्वर्ण युग क्यों कहा है? क्यों कहा है इस युग को स्वर्ण युग? कौन-सा युग? चौथी शताब्दी के प्रारंभ से और छठी शताब्दी तक, चौथी के प्रारंभ से यानी कि चौथी शताब्दी, पांचवी शताब्दी, छठी शताब्दी, जो 3 शताब्दियां हुई, इसमें जो है गुप्त साम्राज्य समृद्ध हो रहा था और इसीलिए इसको भारत का जो है स्वर्ण युग कहा गया और क्योंकि इसमें संस्कृति साहित्य में विशेष प्रकार की प्रशांति हुई, आत्मविश्वास, लोगों में आत्माभिमान की दीप्ति, इन सब चीजों की उमंग दिखाई पड़ी और स्वर्ण युग के समाप्त होने के पहले ही कमजोरी और ह्रास के लक्षण भी प्रकट होने लगे थे। जो स्वर्ण युग दिखाई दे रहा था, ये स्वर्ण युग जो चल रहा था, इसके खत्म होने से पहले ही, इसके समाप्त होने से पहले ही इसकी जो कमजोरियां हैं, इसकी कमियां जो हैं और इसके ह्रास जो हैं वो उसके लक्षण प्रकट होने लगे। उत्तर पश्चिम से गोरे हूणों के दल आते थे, जो उत्तर पश्चिम दिशाएं थी, वहां से गोरे हूणों के दल आते थे और बार बार वापस खदेड़ दिए, बार बार क्या होता था, उनको वापस खदेड़ दिया जाता था और तुरंत वे धीरे धीरे वे उत्तर भारत में अपनी राह जो है बना रहे, धीरे वो क्या कर रहे थे, उत्तर भारत में अपना रास्ता बना रहे थे और आधी शताब्दी तक पूरे उत्तर भारत को अपनी राज सत्ता के में प्रतिष्ठित कर लेते हैं और उसके बाद जो आधी शताब्दी बचती है, इस आधी शताब्दी में इसके बाद जो अंतिम गुप्त साम्राज्य, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं कि पूर्व में अपने को राज प्रतिष्ठा के रूप में प्रतिष्ठित कर देते, राज सत्ता के रूप में। इसके बाद अंतिम गुप्त साम्राज्य मध्य भारत के एक शासकीय यशोवर्मन, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अंतिम जो गुप्त साम्राज्य था वह मध्य भारत के एक शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर बहुत कुछ यत्न करके वो क्या कर रहे थे, हूणों को बाहर निकालना चाह रहे थे। अब देखिए 7वीं शताब्दी के में हर्ष ने शासन काल में उज्जैनी, जो 7वीं शताब्दी थी,
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके बाद जो है क्या हुआ वहाँ पर अंतिम गुप्त साम्राज्य और मध्य भारत के एक शासक यशोवर्मन वर्मन के साथ मिलकर बहुत प्रयत्न करके हूणों को बाहर निकाला और इस लंबे संघर्ष ने भारत के राजनीतिक और सैनिकों को सैनिक दृष्टियों से दुर्बल बना दिया। अब देखिए लगातार युद्ध चल रहे थे, लगातार जो है काम चल रहा था, तो उससे क्या हुआ भारत धीरे-धीरे अंदर से आंतरिक रूप से यानी कि राजनीतिक और सैनिक दोनों ही दृष्टियों से उसको दुर्लभ बना दिया गया था। तो हूणों के उत्तर में बस जाने के कारण लोगों में धीरे-धीरे अंदरूनी परिवर्तन घटित हुआ कि किस तरह से ये जो हूण हैं, इनको वहाँ पर जो इनकी जहाँ पर ये एक तरह से रहते हैं, ठीक है? उत्तर भारत के लोगों के कारण धीरे-धीरे एक अंदरूनी परिवर्तन हुआ और हूणों के पुराने वृत्तांत कठोरता और बर्बर व्यवहार से पड़े थे और जो युद्ध में, शासन में और भारतीय आदर्शों से एकदम से भिन्न हो। 7वीं शताब्दी में हर्ष शासनकाल में उज्जैनी यानी कि जो आधुनिक उज्जैन है, जो गुप्त शासकों की शानदार राजनीति थी, फिर से किला, संस्कृति और एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बनती है। अपने आने वाले सदियों में वह भी खत्म हो जाती है, यानी क्या है उसमें वह भी खत्म हो जाती है और नवीं शताब्दी में गुजरात के का मिहिर भोज नवीं शताब्दी में गुजरात का मिहिर भोज भोजन उत्तर और मध्य भारत में मिहिर भोज जो थे वो उत्तर और मध्य भारत में छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य कायम करने करके किन्नौज को अपनी राजधानी बनाता था बनाता है। एक बार फिर साहित्य का यहाँ पर पुनर्जागरण हुआ है। एक बार फिर से साहित्य का पुनर्आकर्षण जो है अ, हुआ है जिसके प्रमुख व्यक्ति हैं राजशेखर। 11वीं शताब्दी के आरंभ में एक बार फिर से दूसरा भोज सामने आता है जो बहुत ही और वो है उज्जैनी। फिर एक बड़ी राजधानी बनती है। यह भोज बड़ा ही अद्भुत व्यक्ति था। जो ये भोज था, ये बड़ा ही अद्भुत व्यक्ति था जिसने अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हासिल की और वह व्याकरण और कोशाधिकार साथ ही उसकी दिलचस्पी भेषज और खगोल शास्त्री में थी। उसने इमारतों का निर्माण कराया और प्रतिष्ठा और साहित्य का संरक्षण किया। वह स्वयं कवि था, वह स्वयं लेखक था, जिसके नाम से कई रचनाएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। देखिए वो स्वयं कवि भी था और एक लेखक भी था, तो उसके नाम की कविताएं आपको यहाँ मिल जाएंगी। उसका नाम महानता, विद्वता और उदारता के रूप में लोक कथाओं और किस्सों का हिस्सा बन गया है। क्या बन गया है? उसका जो नाम है वो महानता, विद्वता और उदारता के प्रतीक में लोक कथाओं और किस्सों का हिस्सा बन गया है। तमाम चमत्कार, अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं तमाम चमत्कार टुकड़ों के बावजूद एक भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड़ रखा है। से उसकी राजधानी प्रतिष्ठित नहीं होती है कि अगर जो तमाम चमकदार टुकड़े हैं उनके बावजूद एक भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड़ लिया, जिससे उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि उसके रचनात्मक कायाकल्पों को भी प्रभावित हुए होते हुए दिखाई पड़े। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से चलती है। यह प्रक्रिया जो है बहुत ही धीमी गति से चलती है और इसे दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को जल्दी ही प्रभावित किया है। ये जो है ये जो धीमी गति से चल रही है और इसने दक्षिण भारत की तुलना में दूसरों तुलना में को जल्द प्रभावित कर दिया। हमलों के वस्तुतः दक्षिण अमेरिकियों आक्रमणकारियों यहाँ पर कहा है कि जल्दी ही प्रभावित किया। वस्तुतः दक्षिण आक्रमणकारियों के
लगातार हमलों का मुकाबला करने के बाद भी ये बचा रहा। उत्तर भारत की अनिश्चित स्थिति से बचाव के लिए बहुत से लेखक, कलाकार और वास्तुशिल्प दक्षिण में जाकर बस गए। जितने भी जो लोकल एक तरह से काम करने वाले थे, लेखक हो गए, कलाकार हो गए, वस्तुनिष्ठ वाले हो गए, तो ये सब क्या करते थे, ये ऐसा लग रहा था जैसे रचनात्मक कार्यों के लिए ऐसा अवसर किया गया होगा जो जो उन्हें दूसरी जगह नहीं मिला। तो देखिए उन्होंने ये सारी चीज़ें कैसे की थी, ये सारी चीज़ें उन्होंने आक्रमणकारियों के लिए की थी और उन्होंने कहा कि रचनात्मक कार्यों के लिए ऐसा अवसर दिया जिसने कि जो कि उन्हें दूसरी जगह नहीं मिला, ठीक है। गर्चे उत्तरी भारत छोटे-छोटे बाट बटा हुआ था, जो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो गर्चे उत्तरी भारत छोटे-छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जितने भी छोटे-छोटे राज्य थे, पर जीवन वहाँ पर समृद्ध नहीं था। वहाँ का जीवन था, वो समृद्ध नहीं था, समृद्ध था और वहाँ कई केंद्र जो देखिए जैसे हमने कहा कि ये उत्तर भारत जो है छोटे-छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर जीवन वहाँ पर समृद्ध था और वहाँ कई केंद्र सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था। वहाँ पे जो बहुत सारे जो एक तरह से सांस्कृतिक जो प्रोग्राम जो लोग होते हैं, करते हैं और दार्शनिक दृष्टि से जो सक्रिय जो अ, एक तरह से दार्शनिक दृष्टि जिनकी होती है और हमेशा की तरह बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था। जो यहाँ पर बताया कि हमेशा से ही जो बनारस था वो धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था। लंबे समय तक कश्मीर में भी बौद्ध ब्राह्मणों और सांस्कृतिक ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा था। भारत में बड़े-बड़े विश्वविद्यालय हैं, ठीक है? भारत में बड़े-बड़े विश्वविद्यालय हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था नालंदा, जिसके विद्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता है। यहाँ चीन, जापान और जापान और जो तिब्बत से विद्यार्थी आते थे। यहाँ पर कहाँ-कहाँ से विद्यार्थी आते थे? चीन से आते थे, जापान से आते थे, तिब्बत से आते थे, बल्कि कोरिया और मंगोलिया, जबकि कोरिया और मंगोलिया और बुखारा से भी कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से भी जो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे। धार्मिक और दार्शनिक विषयों, ठीक है, धार्मिक और जो दार्शनिक विषयों में बौद्ध और ब्राह्मण दोनों के अनुसार के अलावा दूसरे विषय की शिक्षा भी दी जाती थी। कला और वास्तुशिल्प के विभाग थे। वैदक और का विश्वविद्यालय था। कृषि विभाग था। डेयरी फार्म और पशु थे। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ज्यादातर नालंदा के विद्वानों ने किया था। जो विदेश थे यानी कि हमारे देश से बाहर जो हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, जो हमारे देश से बाहर जो हमारी संस्कृति हुआ, वो एक तरह से इसके अलावा दूसरे विषयों की भी शिक्षा दी जाती है। तो कला और वास्तुशिल्प के विभाग थे। वैदिक और विद्यालय था। कृषि विभाग था। डेयरी फार्मा था और पशु थे। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार, जो विदेश है वहां पे किस तरह से भारतीय संस्कृति का प्रसार हो रहा है। इसके अलावा बिहार में आजकल कलर के भागलपुर के नाम से विक्रम शिला और काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय में क्या बताया यहाँ पर कि काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय थे, जो गुप्त शासकों के समय से, कब से थे? गुप्त शासकों के समय में उज्जैनी विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ था। दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय था, जो सहस्त्राब्दी समाप्ति पर आती है। सहस्त्राब्दी समाप्ति पर आती है, तब सभ्यता के तीसरे पहर जैसे लगने लगा।
दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति शेष है और कुछ न कुछ है, स्तंभित हो चला हो, जिसकी धड़कनें मंद होने लगी हों। 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई महान दर्शन, शंकर भी दक्षिण भारतीय थे। ब्राह्मण और बुद्ध दोनों धर्मों का ह्रास होने और पूजा के विकृत रूप सामने आते हैं। विकृत यानी कि गलत रूप सामने आते हैं। ठीक है। और क्या होता है, विशेषकर तांत्रिक पूजा। ठीक है, विशेषकर जो ये तांत्रिक पूजा होती है जिसमें योग पद्धति को भ्रष्ट रूप है। साहित्य में भवीभूत 8वीं शताब्दी अपनी बड़ा व्यक्ति था। 8वीं शताब्दी में आखिरी बड़ा व्यक्ति था गणित में। आखिर बड़ा नाम भास्कर द्वितीय का है। तो देखिए क्या बताया है यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर बताया कि साहित्य में क्या होता है कि जो हैवल है, ठीक है, भास्कर द्वितीय का है। कला में फिर वी हैवल के अनुसार 7वीं और 8वीं से 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान था। सही समय पर यूरोप में गाथिक कला के चरम विकास का समय था। प्राचीन भारतीय कलाओं की रचनात्मक प्रवृत्ति का जो चीन था वो प्रारंभ से ही प्राचीन भारतीय कला की रचनात्मकता प्रवृत्ति का हास स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी में होने लगा। मेरा ख्याल है कि कला के क्षेत्र में और उत्तर की भी अपेक्षा दक्षिण भारत में पुरानी चीजों पर ज्यादा समय तक कायम रहती है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि जो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में आते आते जो है, मेरा ख्याल है कि कला के क्षेत्र में की गई उन्नति और अपेक्षा दक्षिण भारत में ही पुरानी परंपरा ज्यादा लंबे तक कायम रहेगी। तो देखिए आगे क्या बताया है। आगे बताया है कि उपनिवेशकों में बरसने के लिए आखिरी बड़ा दल दक्षिण भारत से है। कहाँ से है? दक्षिण भारत से है। नवीं शताब्दी में शताब्दी में बढ़ गया था। लेकिन दक्षिण के चलते भारत से हम चलते हैं तो दक्षिण के चोलवंशी 11 शब्दों में जब तक एक समुद्र की बड़ी समुद्र की विकास या शक्ति से बने, जब तक उन्हें श्री विजय के ने परास्त न करके उन पर विजय ही नहीं कर ली थी। तो समय के साथ वस्तुतः अपनी प्रतिभा और जीवन को होता देख रहा था। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, समय के साथ जैसे जैसे समय आ गया तो अपनी प्रतिभा के साथ और जीवन शक्ति को खोला जा रहा था है वो खुली रहेगी। ये प्रारंभिक बहुत धीमी थी, ये प्रक्रिया बहुत धीमी थी और कई सदस्यों को लेकर जो है चलती है। इसका आरंभिक इस जो हम पढ़ रहे हैं पैराग्राफ उसका जो था कि आरंभिक उत्तर में और अंत में यहाँ पर देखिए दक्षिण पहुंच गई थी। यहाँ पर क्या कहा कि उत्तर भारत में जो शुरुआत हुई वो अंत में कहाँ गई? दक्षिण पहुंच गई। और इससे राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक विरोधों के क्या कारण थे? तो ये जो राजनीतिक पतन अब धीरे धीरे हो रहा था, तो इसके क्या कारण थे, इसके क्या रीजन थे? तो राधा कृष्णन का कहना है कि भारतीय दर्शन, ठीक है। अब देखिए सारी चीजें हमने बता दी कि किस तरह से विकास हो रहा था और किस तरह से पतन हो रहा था। तो ये जो राजनीतिक सांस्कृतिक गतिरोध हो रहे थे, जो सांस्कृतिक चीजें रुक रही थी, राजनीतिक पतन जो हो रहा था, उसके लिए राधा कृष्णन का कहना था कि भारतीय दर्शन जो है अपनी शक्ति राजनीतिक व्यवस्था के साथ खो दी। और यह सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाने से सांस्कृतिक ह्रास अनिवार्य रूप से हो जाता है।
लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता तभी छिनती है जब हम उससे पहले किसी तरह का हाश शुरू हो जाए। तो ये जो अंग्रेजों से हमारा देश अधीन हुआ ब्रिटिश के, तो उसका रीजन यही था कि धीरे धीरे जो है पहले से ही सारी चीजें धीरे धीरे क्या हो रही थी, अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही थी। राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं, वो थोड़ा सा कम हो रही थी और एक तरह से बहुत ज्यादा ध्यान इस पर नहीं दिया जा रहा। तो अंदर ही अंदर जो है हमारा देश खोखला हो रहा था और इसी कारण जो है उससे पहले कि किसी तरह का ह्रास शुरू हो जाए, जैसे भारत जैसी विशाल, अति विकसित और अत्यंत सभ्य जो देश है बाह्य आक्रमणों के सामने तभी हार मानेगा जब भीतर खुद पतनशील हो या आक्रमणकारी युद्ध कौशल में उसके आगे हो। भीतरी हाश में भारत वर्षों के अंत में बिल्कुल ही स्पष्ट है। हर समय के जीवन में हाश और विघटन के दौर बार बार आते हैं। भारत से बचकर नए सिरे से संकल्प किया, उसमें एक ऐसी सक्रिय अंतःस्थल रहा जो संकल्पों संपर्कों से अपने आप को हमेशा ताजा रखे और फिर अपना विकास करते रहा। कुछ इस तरह रूप में अतीत से भिन्न होकर भी, कुछ इस रूप में अतीत से भिन्न होकर भी उसके साथ जो है गहरा संबंध रहा। तो भारत में हमेशा से ही व्यवहार में रूढ़िवादिता और विचारों में विस्फोट का विचित्र संयोग रहा है। व्यवहार जो है उसमें तो रूढ़िवादिता, लेकिन विचारों में विस्फोट का जो एक विचित्र संयोग यहाँ पर रहा है। तो भारतीय की भी सभ्यताएं हैं और ध्वस्त होने के बाद भी हमारे बहुत सारे उदाहरण यूरोप और प्राचीन सभ्यता का है, जिसका अंत रोम के पतन के साथ। भारतीय सभ्यता का ऐसा नाटक अंत में उस समय हुआ और बाद में किंतु उत्तरोत्तर में पतन साफ दिखा। साहित्य यह भारतीय समाज व्यवस्था को बढ़ाने और कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य पर जो ये साहित्य व्यवस्था थी ना, ये साहित्य व्यवस्था क्या थी, जो भारतीय साहित्य व्यवस्था की जो कट्टरपन है, ठीक है, और जो गैर मिलनसारी का अनिवार्य जो परिणाम है, वो जो वो सारी चीजें और यहाँ की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता था। यहाँ भारतीय विदेश चले गए, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया, वहां उनकी मानसिकता, रीति रिवाज, व्यवस्था किसी में इतना कट्टरपन नहीं दिखा। 400-500 वर्ष तक वे इन उपनिवेशों में फलते और फूलते और उन्हें तरोताजा और रचनात्मक शक्ति का परिचय दिया। स्वयं भारत की गैर मिलनसारी की भावना ने उन्हें रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। जीवन निश्चित चौखट में बटकर यह हर आदमी का धंधा स्थायी और नियत हो जाता है। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षेत्रवासियों का काम होता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय वाणिज्य व्यापार को नीचे रखकर देखते थे। इन जाति वालों को शिक्षा और विकास के अवसर पर वंचित रखा गया और जो उन्हें अपने से ऊंची जात के लोगों रखा गया और जो ऊंची जात के लोग थे उन्हें अपने यहाँ पर उन्हें क्या रखा गया, उन्हें अपनी जाति के लोगों के अधीन रखा गया। तो देखिए हमने यहाँ पर इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है और देखिए आपने देखा किस तरह से विकास और ह्रास जो है साथ-साथ हो रहा था, कैसे चीजें बदल रही थी, कैसे नई चीजें आ रही थी और कैसे हमने उनको कुछ बाहरी चीजों को भी अपनाया और अपने देश की चीजों को भी बाहर भेजा। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, युगों का दौर, और आप इसको घर पर एक बार पढ़िए। कोई डाउट हो तो जरूर क्लियर करें नेक्स्ट सेशन में। इसके बाद हम अपने क्लास 8th का जो हमारी सेकंड बुक है, ये भारत की खोज, इसका हम नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो बिल्कुल आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो।